Hey everyone, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलो आज आज हम फीचर एक्सट्रैक्शन एक देखेंगे। उसके बाद एक अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे सेंटिमेंट एनालिसिस का, और फिर मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा। हो सकता है बाद में दूं, आपको एक डेटा भेजूं ग्रुप में और आप थर्सडे तक वो कर लेना कंप्लीट। फिर थर्सडे हम एक डेमो रखते हैं। तो कल के क्वेश्चंस मैंने नहीं बताया आपको कि कल के लेक्चर के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो लोग। तो एक तो डेटा प्रोसेसिंग के बारे में ही पूछेंगे कि अगर टेक्स्ट डेटा है तो आप प्रोसेस कैसे करोगे, मॉडल कैसे बनाओगे उसके ऊपर। तो नॉर्मल टैबुलर डेटा से तो ये अलग है, राइट। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टैबुलर डेटा में जैसे क्लीनिंग करते हैं वैसे ही यहाँ पे क्लीनिंग हो रही है। तो क्लीनिंग वाली जो स्टेप्स है वो आपको बतानी पड़ेगी। क्या क्या है, कोई बताएगा वन बाय वन? पहले सर लोअर में करते हैं, वेरी गुड। फिर उसके बाद पंक्चुएशन हटाते हैं, स्टॉप वर्ड हटाते हैं हम लोग, और पंक्चुएशन स्टॉप वर्ड के बाद फिर वो आपने बताया कोई इंपॉर्टेंट स्टेप थी, वो भूल गया। स्पेलिंग करेक्शन है क्या? हाँ, हाँ, टोकनाइजेशन टोकनाइजेशन या राइट राइट। लिमिटाइजेशन या स्टेमिंग। हाँ, स्टेमिंग और लेमटाइजेशन फिर उसके ऑप्शनल वो कर सकते हैं। राइट, वेरी गुड। तो उसी का आज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि थ्योरी क्या पढ़ी है और कैसे उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। बस यही यही पूछते हैं, इसके अराउंड ही होगा कि फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेमेटाइजेशन एंड स्टेमिंग। कॉमन क्वेश्चन, क्या आपको पता है क्या है उसका डिफरेंस? लिमिटाइजेशन से सिमिलर मीनिंग का एक ही वर्ड आता है, बनाते हैं वर्ड देता है पोजीशन, स्टेमिंग स्टेमिंग का लास्ट वर्ड से रिमूव होता है। सफिक्स रिमूव होता है, लास्ट वर्ड सिर्फ लेमटाइजेशन लास्ट। रूट रहता है हमारा। हाँ, लेमा में रूट रहता है, लेमेटाइजेशन लेमा- लेमा मतलब रूट वर्ड। और सर स्टेमिंग से लेमटाइजेशन बता रहे थे, मैंने जो सुना मतलब पढ़ा था उसमें बता रहे कि बेस्ट होता कौन सा बेस्ट होता है? है लेमिटाइजेशन। लेमटाइजेशन। हाँ, लेमेटाइजेशन, क्योंकि वो रूट वर्ड पकड़ता है और ये स्टेम कर देता है, मतलब सफिक्स ही कट करता है, तो कभी कभी वो वर्ड मीनिंगफुल नहीं रहता, राइट। और हमने क्या पढ़ा कल? बस उतना ही, तो उतने क्वेश्चन तैयार होंगे। अब देखो, ऐसा है कि हमारे पास अगर टेक्स्ट डेटा आया है तो उसमें सिर्फ दो ही कॉलम होते हैं, एक हमारा एक्स होता है, एक हमारा वाई होता है। अब वाई मल्टी लेबल हो सकता है, वाई हमारा कॉलम मल्टी लेबल हो सकता है। मैं इसके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट दूंगा मल्टी लेबल। अभी के लिए मैं सिंगल लेबल पे दे रहा हूँ, थर्सडे तक वो कंप्लीट करना, और उसके बाद मल्टी लेबल पे दे रहा हूँ, वो एक कंप्लीट करना। और ये जो मल्टी लेबल वाला है आपके वो रिज्यूमे पे लगेगा। मल्टीपल लेबल्स मतलब ये एक मूवी का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन से हम कौन सी मूवी है, ये हॉरर है, उसका जॉनर क्या है, बेसिकली हॉरर है, एडवेंचर है, और कुछ है, तो ये मल्टी लेबल होगा। फिर एक ही डिस्क्रिप्शन के लिए मल्टीपल लेबल्स होंगे यहाँ पे, राइट। तो ये फिर प्रोजेक्ट हम आपके रेज्यूमे पे लगाएंगे। तो ये दोनों कर लेना, ये किया तो ही ये समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे करना है, क्योंकि ये प्योर रिसर्च बेस्ड है। इसके लिए अलग एल्गोरिदम्स आते हैं, राइट। लेबल पावर सेट, एसवीएम, वन वर्सेस रेस्ट, ये आपको खुद से
एक आर्टिकल पढ़ के सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। ये भी आधे घंटे का 1 घंटे का काम है, बस वो एल्गोरिदम आपको ये वाली यूज करनी है, नॉर्मल मशीन लर्निंग नहीं। अब एक बार ये डेटा आ गया हमारे पास, अभी मल्टीपल कॉलम है, कैसा है ये हमने सब कुछ कल देखा था। कितने भी कॉलम है तो आपको कॉन्काटिनेट करके और एक्स तो एक ही तैयार करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक बार एक्स तैयार हो गया वेरिएबल, तो फिर आप उसके बाद लोअर करोगे डेटा को, जो भी आप अभी राइट अभी बोले थे कि डेटा प्रोसेसिंग कैसे करना है, वो सारी स्टेप्स आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी डेटा प्रोसेसिंग में। लोअर करना, टोकन करना, लेमटाइजेशन करना, स्पेलिंग करेक्ट करना, पंक्चुएशन रिमूव करना। और एक बार ये कर दिया तो नेक्स्ट प्रोसेस होती है फिर इसका कन्वर्जन। अब ये टेक्स्ट है, राइट, इसका कन्वर्जन अब हमें नंबर्स में करना है। अब नंबर्स में करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उसको बोलते हैं हम फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर मतलब क्या, ये कॉलम है, राइट। फीचर का मतलब कॉलम भी है, और फीचर का मतलब ये कॉलम में जो भी हमारे पास कॉर्पस है अवेलेबल एक रो में, उसको तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसमें से फीचर एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे हमें। अब ये तो टेक्स्ट है, अब उससे फीचर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके 1 1 1 ऐसे करके वो हम मैट्रिक्स बनाएंगे। एक बार ये मिल गया आपको एक्स के ऊपर, उसके बाद मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवेल्युएशन, वो सारी चीज हम वैसे ही सेम सिमिलर वे में करते हैं जैसे हम मशीन लर्निंग में किया करते थे। तो यहाँ पे ये स्टेप आज पढ़ने वाले हैं हम, ये भी स्टेप और ये बाकी सारी स्टेप्स भी, क्योंकि वो तो सिंपल है वैसे भी। फीचर एक्सट्रैक्शन क्या है फिर, व्हाई डू वी नीड फीचर एक्सट्रैक्शन? आपको ये पता है क्यों हमें फीचर एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है? क्योंकि हमारा मॉडल टेक्स्ट डेटा के ऊपर काम नहीं कर सकता, उसको नंबर्स चाहिए। अब नंबर्स सिर्फ हमने अगर ऐसे दे दिए लेबल एनकोडिंग से या वन हॉट एनकोडिंग से, तो यहाँ पे आई एम राजेश है, फिर सेकंड सेंटेंस है और सेकंड रो है उसका आई लो डेटा साइंस, ऐसे ही अलग अलग रोज है तो अलग अलग नंबर्स को दे देगा, 1 2 3 4 और सबको अलग अलग दे देगा, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता फिर। करके देखो आप मॉडल की, देखो एक्यूरेसी कितनी आ रही है, एकदम जीरो आ जाएगी, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हर एक सेंटेंस अलग अलग है, हर एक सेंटेंस अलग अलग होने के कारण हर एक को अलग अलग नंबर आ जाएगा, एक ही सिंगल नंबर तो किसी काम का है नहीं। हर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करना चाहिए उस नंबर ने, तो इसके लिए हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं। ये जो मैट्रिक्स है वो हर सेंटेंस हर वर्ड को रिप्रेजेंट करता है और ये फिर यूनिक होता है हर एक रो के लिए। Why do we need feature extraction? तो feature engineering is very key part of natural language processing as well. As we all know, algorithms and machine can't understand characters or words or sentence. Hence, we need encode these words into some specific form of numerical in order to interact with machine learning algorithms. We can't fit text data containing words, sentence or characters to a machine learning model, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो उसके काफी सारे वेज हैं, अब ये मार्केट में देखोगे तो भरे पड़े हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट है टेक्निक्स, जैसे बैग ऑफ वर्ड्स है, TF-IDF है, ग्लो एम्बेडिंग्स है, बर्ट है, वो हमारे काम के हैं, तो हम वो धीरे धीरे पढ़ेंगे। शायद बर्ड में बाद में पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं हम डीप लर्निंग पढ़ेंगे, आज सिर्फ ओवरव्यू दूंगा कि बर्ड एम्बेडिंग्स क्रिएट कैसे करता है। बट बाकी तो बैग ऑफ वर्ड्स और TF-IDF ये सिंपल टेक्निक्स है, मैं आपको ये आज ही बता सकता हूँ।
BERT के लिए डीप लर्निंग आना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, नाम है बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल। अब ये बैग ऑफ वर्ड्स क्या करता है? सिंपल सिंपल वर्ड को काउंट करता है, दैट्स इट, कुछ नहीं करता बाकी। हर एक सेंटेंस में, अब ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, और ये सेकंड रिकॉर्ड है। ये फर्स्ट रिकॉर्ड है, आई लव NLP एंड आई विल लर्न NLP इन 2 months। और दूसरा रिकॉर्ड है NLP इज फ्यूचर, राइट, दूसरी रो है ये। अब इसका कन्वर्जन नंबर्स में करना है, कैसे करना है फिर? अलग अलग टेक्निक्स है उसके लिए। हम यहाँ पे अब बैग ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं, सिर्फ सिंपली ये काउंट कर रहा है वर्ड्स को। तो आई कितनी बार आया है? यहाँ पे 2 बार आया है। तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पे एक पूरा लिख देता है कि इस पूरे कॉर्पस में, इसमें और भी जितने रिकॉर्ड्स है उसमें कौन से वर्ड है वो लिखते जाता है। तो काफी बड़ा ये मैट्रिक्स बन जाता है, उस वजह से सारा कॉर्पस लिख देगा ऐसे हर कॉलम में। और फिर हम जो वर्ड है उनको काउंट करेंगे। जैसे आई कितनी बार आया है? 2 बार आया है। लव इस सेंटेंस में कितनी बार आया है? 1 बार आया है। NLP 2 बार आया है। ईज आया है क्या? नहीं आया। फ्यूचर आया है क्या? नहीं आया। विल, हाँ 1 बार। लर्न 1 बार। इन 1 बार। 2 months 1 बार। और जो अब आपको पता चल गया होगा कि न्यूमेरिकल स्पार्स मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं। स्पार्स मतलब मल्टीपल जीरोज रहना उस मैट्रिक्स में। अब ये मल्टीपल जीरोज, अब यहाँ पे तो कम जीरो है वैसे, बट रियल टाइम में तो काफी जीरोज होते हैं, राइट। वो क्यों होते हैं वो आज समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे देखो, NLP इज फ्यूचर। आई कितनी बार आया है? नहीं आया ही नहीं। लव आया ही नहीं। NLP 1 बार आया है। ईज आया है, फ्यूचर आया है, बाकी कुछ नहीं आया। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ NLP इज फ्यूचर। तो ये क्या करता है? सिंपली द आइडिया इज टू टेक द होल टेक्स्ट डेटा, यहाँ पे वो लिख दिया हमने। उसके बाद क्या किया? काउंट देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस, कि कितनी बार आया है वो सिंपली काउंट किया उस, एंड मैप वर्ड्स विद देयर फ्रीक्वेंसी, और मैपिंग की यहाँ पे सिर्फ कौन सा वर्ड कितनी बार आया है वो लिख दिया। और फिर हम बोले कि हाँ, इस सेंटेंस को ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स इट। This method doesn't care about the order of the words, but it cares how many times a word occurs. And the default bag of words model treats all words equally. All words equally. मतलब I भी, is भी, ये सारे वर्ड्स जो है स्टॉप वर्ड्स को भी वो उतना ही महत्व देता है, इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए हम जनरली ये स्टॉप वर्ड्स रिमूव करते हैं और उसके बाद ही गिनते हैं, या फिर ये मॉडल यूज करते हैं बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल मतलब ये सिर्फ फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है। उसके बाद आप रियल मॉडल बनाओगे, क्लासिफिकेशन मॉडल। और ये जनरली NLP के टास्क क्लासिफिकेशन टास्क के होते हैं जनरली। रिग्रेशन का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, राइट। तो सिर्फ क्लासिफिकेशन हो गए, और कुछ कुछ फिर अलग है जैसे टॉपिक मॉडलिंग वगैरह, वो कंप्लीटली अलग है। हम वो भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और बैग ऑफ वर्ड ये टेक्निक है। अब इसको इम्प्लीमेंट पाइथन में कैसे किया है उन लोगों ने उसका नाम दे दिया है क्लास का काउंट वेक्टराइजर। अब काउंट वेक्टराइजर इंप्लीमेंट करता है बैग ऑफ वर्ड्स को। बैग ऑफ वर्ड्स ये टेक्निक है, थियोरेटिकल टेक्निक है। उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम करते हैं काउंट वेक्टराइजर यूज करके। अब यहाँ पे देखो, द फीचर वेक्टर विल हैव द सेम वर्ड लेंथ। अब फीचर वेक्टर, हर एक वेक्टर की जो वर्ड लेंथ है वो सेम है। अगर आपने देखा तो ये सेम है। वर्ड्स that's come multiple times get higher weightage, making this model biased, which has been fixed with the TF-IDF vectorizer। यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है तो उसको हाई वेटेज मिल रहा है, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड को लो नंबर मिल रहा है, लो वेटेज मिल रहा है। तो ये तो बराबर बात नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हर बार जो ज्यादा वर्ड रिपीट हो रहा है उसी को ज्यादा महत्व हो।
तो इसलिए हमने एक और टेक्निक बनाई है, उसको बोलते हैं हम TF-IDF। तो हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने के बाद TF-IDF डिस्कस करेंगे। अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन sklearn में ही हमें फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे काउंट वेक्टराइजर है। और वेक्टराइजर इक्वल टू काउंट वेक्टराइजर, ये हमने इस क्लास को बुलाया है काउंट वेक्टराइजर। अब ये जो फॉर्म वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं, किसी को पता है कि ये कैसे होता है? किसी ने किया है खुद की लाइब्रेरी तैयार कभी, जो कोई यहाँ पे नहीं सर। पाइथन में हो? नहीं सर। अच्छा, चलो मैं एक बताता हूँ। हम खुद भी पाइथन लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब मैं खुद भी करता हूँ कभी कभी पाइथन लाइब्रेरीज डेवलप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब वो कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो sklearn है, अब sklearn नाम का एक फोल्डर होता है हमारे पास। sklearn, उसमें एक फोल्डर होता है, उसका नाम होता है फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर_एक्सट्रैक्शन होता है। और उसमें और एक ये अब टेक्स्ट में होता है, ये फाइल होती है एक्चुअली, ये text.py फाइल होती है। text.py फाइल मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे हो गया आपका? sklearn, अब उसमें फीचर एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे अलग अलग लाइब्रेरीज होगी XYZ जो भी है यहाँ पे sklearn में ही, आपको पता है वो। अब फीचर एक्सट्रैक्शन में भी वो बोलता है, फीचर एक्सट्रैक्शन फोल्डर में text.py फाइल है, बोलता है वो text.py फाइल है। ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसमें से क्या करो, आप इंपोर्ट करो। क्या इंपोर्ट करो? काउंट वेक्टराइजर इंपोर्ट करो। उसका मतलब क्या है? इस text.py फाइल में एक क्लास क्रिएट किया है उन्होंने, क्लास, उसका क्लास का नाम है काउंट वेक्टराइजर। ऐसे क्लास क्रिएट होता है और यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स होती है। सबसे पहले तो इनिट मेथड होती है, आपको पता है राइट? इनिट मेथड होती है, वहां पे सारे पैरामीटर्स इनिशियलाइज करते हैं हम। उसके बाद और एक मेथड होती है, अब उसको क्या बोले, हम बोलेंगे काउंट वेक्टराइजर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म डॉट वेक्टराइजर, ऐसे अलग अलग है। तो डिफाइन फिट ट्रांसफॉर्म एक मेथड होती है यहाँ पे इस क्लास में। अब जो भी आपको मेथड यूज करनी है आप वो कर सकते हो। एक बार काउंट वेक्टराइजर को कॉल किया आपने, काउंट वेक्टराइजर का ये आपको सेव करना पड़ेगा राइट, क्लास किसी वेरिएबल में। तो आप कैसे करोगे सेव उसको? काउंट वेक्टराइजर इक्वल टू बोलोगे काउंट वेक्टराइजर, ये ऊपर वाला काउंट वेक्टराइजर और ओपन क्लोज ब्रैकेट करोगे। फिर बोलोगे कि ये जो वेरिएबल है, अब काउंट वेक्टराइजर डॉट, अब ये मेथड अगर यूज करनी है तो आप क्या करोगे? काउंट वेक्टराइजर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। जो भी मेथड अवेलेबल है वो सारी यूज आप कर सकते हो। अब ये कहाँ पे होती है? इस फाइल में होती है। और वो हम ऐसे इंपोर्ट करते हैं, एक फोल्डर, उसका सब फोल्डर, उसका फिर ये लास्ट वाला पोर्शन है वो .py फाइल होता है। .py फाइल के बाद अब ये नॉर्मल आपका क्लास होता है, ये वाला बड़ा, ये वाला क्लास, एक ही क्लास होता है एक इसमें। और ये वाला क्लास फिर हो सकता है मल्टीपल भी हो, टेक्स्ट से और एक क्लास भी इंपोर्ट करे तो एक ही फाइल में फिर दूसरा एक क्लास होता है। यहाँ पे क्लास, दूसरा कुछ और क्लास, और उसके अलग अलग फंक्शंस मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब इसका कोई लेना देना है नहीं हमें, बट आपको अगर रियल टाइम में आप जब डेवलपर बन जाते हो तब कुछ
ऐसी लाइब्रेरीज भी डेवलप करनी पड़ती है आपको। जैसे कि हमने डिप्लॉयमेंट के लिए बनाई है कुछ लाइब्रेरीज, तो हमारी खुद की लाइब्रेरी है वो। अब खुद की लाइब्रेरी कहाँ आप पुश कर सकते हो, कोई भी एक आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री में आप रजिस्टर करवा सकते हो उसको। आप बोलोगे कि ये कहाँ पे पब्लिश करना है, एसक्यूएल वालों के ऊपर, मतलब उनके पोर्टल पे, फिर खुद ने तैयार की तो नहीं, खुद ने तैयार किए तो आप कहीं पे भी वो कर सकते हो। बट जनरली कोई भी एक आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री होती है, उसके आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री बोलते हैं हम उसको। किसी भी बक्से को हम आर्टिफैक्ट बोलेंगे, किसी भी बॉक्स को। अब इस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है, आपका पूरा एप्लीकेशन हो सकता है, ये कोड हो सकता है, ये वाले ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे डाल दिया, इसको हम आर्टिफैक्ट बोलते हैं। बस आर्टिफैक्ट यानी कुछ नहीं। और रजिस्ट्री मतलब इसको सेव करने वाला एक जगह, आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री। अब इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो JFrog, ये क्या है, आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री है। अब JFrog क्या है, JFrog आर्टिफैक्ट्री। अब ये कोई कंपनी है, वो हमें वो आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री प्रोवाइड करती है, JFrog। JFrog आर्टिफैक्ट्री इज अ सिंगल सॉल्यूशन फॉर हाउसिंग एंड मैनेजिंग। हाउसिंग मतलब वो फोल्डर्स हम डाल सकते हैं, हाउस कर सकते हैं, और मैनेजिंग ऑल द आर्टिफैक्ट्स। बाइनरीज मतलब अपनी मॉडल फाइल जो होती है सारी, पूरी पिकल फाइल्स, PICKLE, पिकल। मॉडल कैसे सेव करते हैं हम, पिकल फॉर्मेट में, तो ये पिकल फाइल्स। पैकेजेस, सारे पैकेजेस, जो भी पैकेज आपने पोएट्री वगैरह यूज करके, पैकेज मैनेजर यूज करके जो भी बनाए हैं, उनको हम पैकेजेस बोलते हैं। फाइल्स, कंटेनर्स, इवन डॉकर कंटेनर, कंपोनेंट, सब कुछ, कुछ भी जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। वैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आधा ऐसी लाइब्रेरी आप पर अगर क्रिएट कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मैं मान के चलो गूगल में काम कर रहा हूँ, या फिर नहीं, गूगल में नहीं, अटलासियन में काम कर रहा हूँ, तो अटलासियन वालों की खुद की लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अटलासियन फ्रॉम अटलासियन डॉट, राइट, ये सब फोल्डर किसके लिए मैं बनाना चाहता हूँ, फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इम्पोर्ट, जो भी मैंने लाइब्रेरी मुझे इंपोर्ट करना है उसका एक नाम। अब ये मैं फोल्डर स्ट्रक्चर उठा के यहाँ पे लिख दूंगा, तो मेरे पास एक लाइब्रेरी तैयार होगी। अब लाइब्रेरी जब मैं कॉल, ये वाला अगर कॉल करना है मुझे .py फाइल में, तो मुझे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे इंस्टॉल क्यों नहीं करते हम sklearn, किसी को पता है? क्योंकि कोलैब में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर लोकल पे करना चाहोगे तो पहला इंस्टॉल ये करना पड़ता है आपको, pip इंस्टॉल sklearn। फिर ये क्या करता है, पूरा ये फोल्डर जो स्ट्रक्चर बनाया था हमने, कहाँ गया, ये वाला sklearn वाला पूरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर था, ये उठा के वो डाउनलोड करता है, दैट्स इट। ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर यहाँ से आप सेम फाइलें, यहाँ पे जो भी फंक्शंस है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। बाकी तो कुछ होता नहीं है। लाइब्रेरी इंस्टॉल करना मतलब क्या, ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर आपके लोकल में लेके आना। अब यहाँ पे क्या करोगे, आपकी खुद की लाइब्रेरी आपने क्रिएट की है, तो पिप इंस्टॉल अटलासियन, और इसका भी अगर वर्जन देना चाहोगे तो वर्जन 1.0.0, अगर फर्स्ट टाइम आपने ये क्रिएट किया है तो। अगर कुछ फंक्शंस वगैरह अपडेट कर रहे हो तो यहाँ पे फिर माइक्रो वर्जन चेंज हो जाएगा इसका, 1.0.0। मैक्रो वर्जन चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज होता हो 1.1.0 या फिर 2.0.0, ऐसा कुछ होगा। तो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है JFrog। ये पूरा आर्टिफैक्ट डाउनलोड करो, और कॉल करने के लिए या फिर लोकल में फिर डाउनलोड करने के लिए क्या करोगे आप, इसे पिप इंस्टॉल यूज करोगे। ये फैसिलिटी ये सॉफ्टवेयर देता है। सर ये पब्लिक होता क्या? ये तो JFrog, पब्लिक जो, हाँ हाँ, पब्लिक जैसे मतलब आपने एटलासियन के लिए बनाई आपने, तो हम लोग जैसे वहां से एक्सेस कर सकते? नहीं कर सकते। ये सिर्फ जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं के पास। वो अगर आप आपके कंपनी के लिए कुछ लाइब्रेरी क्रिएट कर रहे हो तो बस आपकी कंपनी के एम्प्लॉय ही उसको इंटरनल एक्सेस होता कर होगा, सकते हैं, इंटरनल इंटरनल होता है। बट आपको अगर ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना है तो पाइथन के ऊपर जो भी आप लाइब्रेरीज बना रहे हो
python.org या फिर हम क्या करेंगे, सर्टिफी लाइब्रेरी पाइथन, ऐसा कुछ आपको ये वो लोग दे देते हैं सुविधा। यहाँ पे भी आप आपकी लाइब्रेरी, आपने जो भी फंक्शंस बनाए हैं वो पुश कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारे लोग, हमारे जैसे लोग उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो आप एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करोगे आपकी फाइलें वगैरह रेडी होने के बाद, और यहाँ पे अपलोड करोगे python.org के ऊपर, तो आपकी एक खुद की लाइब्रेरी तैयार होगी, और वो सारे लोग एक्सेस कर पाएंगे। पिप इंस्टॉल राजेश वेक्टराइजर, जो भी नाम दिया है आपने, तो ये डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता है कोई भी आदमी। आपने कुछ भी डेवलप किया हो तो यहाँ पे पुश करना है, और वो आप कर भी सकते हो, एक अच्छी प्रैक्टिस भी है, ताकि सामने वाले, ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक्टिविटी है। अगर ऐसा कुछ लेके आते हैं आप, सब कुछ ऑटोमेटिक, इवन बेसिक बहुत कुछ एडवांस करने की अभी के लिए जरूरत नहीं है, बट आपने खुद का सेंटिमेंट एनालिसिस लाइब्रेरी तैयार की कि जो लाइब्रेरी अगर यूज करता है तो ऑटोमेटिक प्री प्रोसेसिंग होगी, ऑटोमेटिक सब कुछ होगा, और आपको सिर्फ रिजल्ट मिलेगा कि हाँ ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और बाय यूजिंग वेरियस एल्गोरिथम्स आल्सो। अब पाई कैरेट वालों ने क्या किया है, वही किया है। पाई कैरेट, अगर आप रिसर्च करो पाई कैरेट के बारे में, PYCARET, पाई कैरेट लाइब्रेरी। अब ये लो कोड सोल्यूशन है। लो कोड का मतलब क्या है, इन्होंने सब कुछ बैकग्राउंड में करके दिया है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली पिप इंस्टॉल पाई कैरेट, और पाई कैरेट से सब कुछ इंपोर्ट करो और ट्रेडिशनल मॉडल्स बनाओ। ये भी ओपन सोर्स है। पाई कैरेट, राइट। फिर उसके बाद CSV को लोड किया, ये किया, df.shape वगैरह देख लिया, फिर पाई कैरेट का सेटअप किया, ग्रिड इक्वल टू सेटअप। अब ऐसे एक फंक्शन आते हैं उसमें, सेटअप, क्या क्या सेटअप करना है। यहाँ पे डेटा DF है, टारगेट कॉलम ये है, सिर्फ उसको बताओ कि क्या 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 है, और कंपेयर मॉडल्स करो, बेस्ट इक्वल टू कंपेयर मॉडल्स। सारे मॉडल्स एक ही फंक्शन में उन्होंने डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखो, अलग अलग मॉडल फिट करने की जरूरत ही नहीं है, एक वन बाय वन आप कर रहे हो, नहीं करने की जरूरत, क्योंकि उन्होंने ये आप कोड ही दिया है आपको कि क्या करो, सिर्फ एक बार सेटअप करो, हमें बताओ कि डेटा कौन सा है, टारगेट वेरिएबल कौन सा है उसमें से, और बाकी तो कुछ पास करने की जरूरत है नहीं। और उसको क्या बोलो कि बेस्ट इक्वल्स टू कंपेयर मॉडल्स, ये एक फंक्शन आता है उस लाइब्रेरी में, पाई कैरेट लाइब्रेरी में। आप बोलोगे कि ये नया ही फंक्शन कहाँ से आ गया, तो उसका फंक्शन है। तो ये करो, और उसके बाद दैट्स इट। ये सेटअप करने के बाद कंपेयर मॉडल्स करो और प्रिंट बेस्ट करो, इसको सिर्फ प्रिंट करो। अब ये प्रिंट बेस्ट होने के बाद सब जो कंपैरिजन है, मॉडल का कंपैरिजन विथ यूजिंग एक्यूरेसी उन्होंने किया है, AOC, रिकॉल, प्रिसीजन, F1, पा, कोहेन कप्पा, MCC, TT, ये सारे उन्होंने इवेल्युएशन टेक्निक्स फिट किए उसके ऊपर। देखो रिजल्ट, फिर मुझे लगता है डिसेंडिंग ऑर्डर में वो लगा के भी देते हैं। अब यहाँ पे तो पूरा काम ही बच गया अपना। हर एक मॉडल को यहाँ पे बेस मॉडल देखो कि कौन सा, किस पे एक्यूरेसी ज्यादा रही है, इस पे आ रही है, तो आप क्या करो, फिर सीधा क्रॉस वैलिडेशन लगाओ और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करो, ये एक्स्ट्रा ट्री क्लासिफायर उठाओ एल्गोरिदम, और वही फाइनलाइज करो, देखो कि एक्यूरेसी और बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। सिंपल, सबसे सिंपल तरीका, राइट। तो ये वाले तरीके आपको खुद से रिसर्च करने पड़ेंगे, और जितना आप ज्यादा समय दोगे मशीन लर्निंग पढ़ने के लिए, उतने ये कंसेप्ट आपको दिखेंगे, समझ में आएगा। मीडियम के ब्लॉग्स पढ़ो आप, सारे डेटा साइंस कम्युनिटी को फॉलो करो, लोगों को रिक्वेस्ट भेजो लिंक्डइन के ऊपर, वहाँ पे भी काफी सारा कुछ सीखने को मिलता है। जब ये नया लाइब्रेरी नहीं आई थी 2020 अराउंड 2019 में, तब
किसी लिंक्डइन की पोस्ट देख के मैंने वो सीखा था कि अरे हाँ अच्छा ये लो कोड सॉल्यूशन अच्छी बात है, हम इम्प्लीमेंट करके देखते, क्या अपना टाइम बचता है। फिर एक एक मॉडल आप रन करोगे, देखोगे, उसमें टाइम जाएगा, फिर एक फाइनलाइज करोगे। चलो ये इसके ऊपर काफी बात हो गई, सेकंड लाइन के ऊपर। अब यहाँ पे देखो, वेक्टराइजर इक्वल टू काउंट वेक्टराइजर। अब ये हमने इनिशिएट किया और एक वेरिएबल में सेव कर दिया। इसके बाद हम एक देखो एक हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं, एक लिस्ट पास कर रहे हैं, उसमें 3 रिकॉर्ड्स है, आई लव एनएलपी, एनएलपी इज फ्यूचर, और आई विल लर्न इन 2 months। अब ये 3 रिकॉर्ड दे दिए हमने उसको। और काउंट वेक्टराइजर को यहाँ पे कहीं पे भी एक जगह पे कॉल करो, यहाँ पे 2 जगह पे कॉल किया है, जरूरत नहीं है। और उसमें वेक्टराइजर, अब ये वेक्टराइजर में एक फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, तो फिट ट्रांसफॉर्म क्या कर रहे हो, टेक्स्ट का कर रहे हो, रियल टाइम में एक्स का करते हो आप, एक्स वाई वेरिएबल, एक्स वेरिएबल, इसी को एक्स नाम दे देते हो। और एक बार काउंट मैट्रिक्स बना दिया आपने, यहाँ पे देखो कि क्या बन गया है, काउंट मैट्रिक्स बन गया है। तो काउंट आरे में अगर चेंज करना है तो आरे में चेंज कर दो उसको, सिर्फ हमें देखने के लिए हम चेंज कर रहे हैं। जैसे रियल लाइफ में यही रखते हैं हम, काउंट मैट्रिक्स से रखते हैं, बट आपको ये दिखना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट कैसे बना है। देखो सेम सेम वे में बना है। अब ये सिर्फ इंटरनली उसके अलग अलग प्रोसेस है, हो सकता है कि इसने स्टॉप वर्ड्स ऑलरेडी रिमूव किए हैं, तो इसलिए आई की वैल्यू यहाँ पे नहीं है फर्स्ट में, फर्स्ट लेटर में। आई लव एनएलपी है ना, तो लव वो एक बार आया है, एनएलपी एक बार आया है, आई है ही नहीं यहाँ पे। तो कुछ थोड़ा थोड़ा इंटरनल अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन है, बट थियोरेटिकली हम ये बोलते हैं ऐसा। प्रैक्टिकली थोड़ा सा ऊपर नीचे इम्प्लीमेंटेशन है, शायद उन्होंने वो आई को रखा ही नहीं है। अब यहाँ पे भी देखो आई है ही नहीं तीसरे सेंटेंस में भी, तो एक आध कुछ कुछ स्टॉप वर्ड्स हो सकता है उन्होंने निकाल दिए हैं इसमें इंटरनली ही। और आप जब स्टॉप वर्ड्स निकालोगे तब ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा एक्सप्लिसिटली, बाकी सारे बचेंगे, शायद ये भी हट जाएगा, विल। अब देख लो कौन कौन से स्टॉप वर्ड्स है, ये तीनों हट जाएंगे। तो मेथड क्या है, फिट ट्रांसफॉर्म, फिटिंग भी कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं आप यहाँ पे, फिट ट्रांसफॉर्म। और अगर आपके पास एक ट्रेन और एक टेस्ट है, तो एक टेस्ट के ऊपर सिर्फ आप ट्रांसफॉर्म करोगे, फिटिंग नहीं करोगे फिर बाद में। या फिर अगर इन्फ्रेंस डेटा आ रहा है फिर से, तो फिट नहीं करोगे आप इस वेक्टराइजर को, क्योंकि ये भी एक मॉडल है। मॉडल से सिर्फ बाद में इन्फ्रेंस चाहिए आपको। अगर नया डेटा मेरी कंपनी में आता है तो फिर से फिट ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा मैं, फिटिंग एक ही बार। ट्रेन मतलब फिटिंग का मतलब ट्रेनिंग देना है मॉडल को, इस मॉडल को ट्रेनिंग देना है, तो एक ही बार ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग ऑलरेडी दी गई है टेक्स्ट के ऊपर। अब जब मैं नया डेटा कंपनी में लेके आता हूं, तब मैं फिर से फिर ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा, उसके बाद सिर्फ मैं यही कोड यूज करूंगा, ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ये फिटिंग ऑलरेडी किया हुआ ये वेक्टराइजर मेरे पास है, मेरे पास ये मॉडल है पड़ा हुआ, उसके ऊपर हमने ट्रेनिंग ऑलरेडी उसको ट्रेनिंग दी थी, तो वो सीखा हुआ है, उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब फर्स्ट ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट फिट्स द डेटा, फर्स्ट फिट्स मतलब वो पहली ट्रेनिंग देता है टू द काउंट वेक्टराइजर एंड देन कन्वर्ट इट इनटू फीचर। फिर एक बार ट्रेनिंग मिलने के बाद फीचर में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना। मेथड गेट फीचर नेम रिटर्न्स द वोकैबुलरी ऑफ यूनिक वर्ड्स। Once count vectorizer has fitted, it would not update the bag of words. Stop words, we can pass a list of stop words specifying language name English to exclude stop words from the vocabulary. यहाँ पे वो सारी प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स नहीं की, तो करने के बाद हमें काउंट वेक्टराइजर यूज करना, ये आपको पता है।
अब यहाँ पे देखो, सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बोला है, तो ऐसा कुछ नया टेक्स्ट आ गया हमारे कंपनी में, तो आप क्या करोगे उसको, टेक्स्ट टू आई लव NLP बट कैन नॉट लर्न इन 2 months, तो वेक्टराइजर डॉट ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट टू अरे। अब ये ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म कर दिया उसने, फिटिंग तो ऑलरेडी की गई है यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है। अब ट्रांसफॉर्म में क्या है, कितने कितने शब्द है यहाँ पे, कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 कॉलम्स है। और यहाँ पे फ्यूचर शब्द है क्या, यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद इन है क्या, है, तो एक बार आया है, एक है यहाँ पे देखो। फिर इज है क्या शब्द, यहाँ पे नहीं है शायद, तो नहीं आया। लर्न है क्या, है, तो एक बार आया। लव है क्या, है, एक बार आया। तो ऐसे ही करते करते देखो, ये सेम ले रहा है, ये वाला जो भी आपने फिटिंग जहां पे की थी, राइट, ये सेम अरे ले रहा है, सिर्फ इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे अगर फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया आपने फिर से, तो इसका कन्वर्जन कैसे होगा, फिर ये पूरे इसमें होगा, ये वाला नया मैट्रिक्स बनेगा। अब आई लव NLP बट कैन नॉट लर्न इन 2 months ऐसे बनेगा, और हर एक को एक 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 असाइन करेगा वो, ऐसा नहीं असाइन होगा, फिर हर एक को एक 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 असाइन करेगा। फिर से फिर ट्रांसफॉर्म करोगे तो, इसलिए सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है इन्फरेंस डेटा के ऊपर। ये आई बात समझ में सबको, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। सर अगर हमारे कॉलम में से एक भी वर्ड नहीं है हमारे नए टेक्स्ट में, तो सब जीरो आएगी ना वैल्यू? हाँ, जीरो आएंगे, सब जीरो आएंगे। सिर्फ जनरल काउंट है ये तो सर। राइट राइट। सर इसमें जैसे टेस्ट टू लिया था हमने, इसमें जैसे मतलब कुछ नई चीज होती, जैसे नया मैं वर्ड एक और ऐड कर रहा हूँ उसमें, तो वो कैसे फिर करेगा? वो सारे जीरो करेगा, अगर एक भी शब्द इसमें से नहीं है, इसमें से हाँ। नहीं है, तो सारे जीरो करेगा। रूल राइट, रूल के हिसाब से चलेगा वो। अब एक भी है ही नहीं तो नहीं करेगा फिर वो। बाकी लोगों को क्लियर है, वेद, सुशांत, मोनिका? यस सर। यस सर। चलो गुड। देखो, इन द अबो एग्जाम्पल ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल, अब यहाँ पे ये क्यों होता है, क्योंकि जो भी ऐसे ट्रांजिशन करके आए हैं ना डेटा साइंटिस्ट लोग, जो कंपनी में 7 8 8 साल कहीं दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर थे और आ गए अब यहाँ पे, अब ये इनको पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि इतनी बार मतलब बारकाई से वो देखते नहीं है, माइन्यूट डिटेल्स को कैप्चर नहीं करते। तो यहाँ पे भी वो फिट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, इन्फरेंस में भी फिट ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो ये अलग सा ही बनता है फिर पूरा। तो हमें ये नहीं करना, इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ। हमें जो स्टोरी बनानी है, राइट, वो तो बनाओगे आप, बट अंदर जाके आपको काम भी आना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। चल, in the above example of bag of word model, each word is considered as one feature. वन फीचर मतलब ये कॉलम है, ये इसलिए तो मैं कॉलम बोला कि कितने कॉलम है, वर्टिकली देखा जाए तो ये कॉलम्स है। ईच वर्ड इज कंसिडर्ड एज वन फीचर, और कॉलम को हम फीचर भी बोलते हैं, हमें पता है मशीन लर्निंग में। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद दिस मॉडल। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, assume that we have a word not bad, and if we split into not alag or bad alag, that will lose out its meaning. तो ये क्या करेगा, मीनिंग को लूज करेगा। not bad is similar to good to some extent. We don't want to split such words which lose their meaning after splitting. Here the idea of n-gram comes into picture. अब यहाँ पे एक पैरामीटर होता है n-gram बोल के, n ग्राम मतलब ग्राम मतलब वर्ड्स,
तो ये जनरली 3 टाइप के होते हैं ग्राम्स, यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम। मतलब जो जहाँ पे एक ही वर्ड सफिशिएंट है वह उसी से मीनिंग बनती है, उसको यूनिग्राम बोलते हैं। जैसे कि अभी तक हमने वही देखा, आई लव, एनएलपी, बट, क्या नहीं, यूनिग्राम है। एक असाइन किया इसने, इस यहाँ पे भी एक असाइन किया, यहाँ पे नहीं है तो 0 असाइन कर दिया। यूनिग्राम्स मतलब सिंगल यूनिक वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब बाईग्राम, मतलब 2 कॉम्बिनेशन है। अभी ये 2 वर्ड्स का, एक के बाद एक आ गए, अगर 2 वर्ड्स आते हैं, 2 वर्ड्स, तो हम उसको बायोग्राम भी कंसिडर, बायोग्राम एक पैरामीटर होता है, वो हम पास कर सकते हैं उसमें। मतलब अगर कहाँ पे नॉट बैड आ गया, टर्न ऑफ आ गया, थोड़ा सा कॉर्पस देखना पड़ता है हमें, एक 20-25 पहले रिकॉर्ड्स देखने पड़ते हैं कि अगर इस टाइप कुछ वर्ड्स आ रहे हैं तो आप क्या करो, फिर बायोग्राम्स यूज करो। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, अब यूनाइटेड अलग और स्टेट्स अलग है क्या? नहीं है, वो एक ही है। अब बायोग्राम उसको एक ही वर्ड कंसिडर करता है। बट अगर यूनिग्राम रेंज दी आपने, ये वाला अगर यूटिलाइज किया, जो कि डिफॉल्ट होता है, कहीं पे हमने पास नहीं किया वो पैरामीटर यहाँ पे काउंट वेक्टराइजर में, तो डिफॉल्ट फिर यूनिग्राम लेता है। मतलब हर एक वर्ड को यूनिक, ये उसका यूनिक मीनिंग है और ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एज्यूम करके चलता है। ये बायोग्राम वैसा नहीं करता, बायोग्राम ये करता है कि ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ऐसा एज्यूम करके चलता है। और ट्राइग्राम are the combination of 3 words. While implementing the BOW model using count vectorizer, we can include n-gram in vocabulary using n-gram range parameter. अब n-gram एक रेंज होता है। अब उसके अलग अलग मीनिंग है, यहाँ पे वो लिख दिया है हमने। n-gram रेंज 1,1 अगर किसी ने प्रोवाइड की है तो आप बोलोगे कि ये यूनिग्राम इसने यूज किया है। 1,2 करोगे तो विच मीन्स यूनिग्राम्स विद बायोग्राम्स, यूनिग्राम भी है विद बायोग्राम भी है, दोनों यूज किया है। 2,2 होता है तो ओनली बायोग्राम्स, फिर यहाँ पे वो ओनली बायोग्राम्स में कन्वर्ट करेगा आपका मैट्रिक्स। अब ये कैसे करता है, देखो यहाँ पे। अब फूड वॉज नॉट बैड, ये आपके पास है, फूड वॉज नॉट बैड। अब यहाँ पे रेंज आप पास कर रहे हो यूनिग्राम्स विद बायोग्राम्स, यूनिग्राम्स भी और बायोग्राम्स भी पास कर रहे हो आप, दोनों। तो ये एक बड़ा सा, देखो यहाँ पे अब एक सेट ऑफ फीचर्स तैयार करता है। यहाँ पे फूड वॉज नॉट बैड, फूड नॉट वॉज, ये भी आ गया, राइट। ये इसको बोलते हैं सिंगल ग्राम, यूनिग्राम। ये चारों आ गए वर्ड्स। ये कितनी बार रिपीट हो रहा है तो 1, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, ये समझ में आ गया आपको। ये ट्रेडिशनल मेथड से आप करते थे। बट आप ये बोल रहे हो कि बायोग्राम भी ऐड करो उसमें। अब बायोग्राम में क्या करता है, फूड वॉज, यहाँ पे देखो फूड वॉज। अब आगे आगे का वर्ड होगा वॉज नॉट, तो वॉज नॉट भी आ गया। उसके आगे का वर्ड होगा नॉट बैड, ये नॉट बैड भी आ गया। ऐसे ऐसे वो आगे आगे जाता है। फूड वॉज नॉट बैड, ऐसे ये भी करता है वो सीक्वेंस क्रिएट। काउंट वेक्टराइजर n-gram रेंज 1,2। अब ये हर किसी में है, TF IDF में भी पास कर सकते हो n-gram रेंज, आप यहाँ पे भी पास कर सकते हो। और इसके बाद आप फिर से चेक कर सकते हो। अब ये फीचर सेट अलग हो गया, पहले 1,1,1,1 था, अब ये और 3 1 ऐड हो गए उसमें, और डायमेंशनलिटी ऐड हो गई, 3 कॉलम्स और ऐड हो गए। सर ये मीनिंग बने या ना बने, सिर्फ मीनिंग बने या ना बने, अब इसका ये रूल बेस्ड अप्रोच है। यहाँ पे वो नहीं दिखता, उसको नहीं समझ में आता कि ये इससे मीनिंग बन रही कि नहीं बन रही। अब वो सिर्फ ऐड करते जाएगा, पेयर क्रिएट करके ऐड करेगा हमारे पिक्चर में। राइट।
अब ये बैग ऑफ वर्ड्स पूरा कंसेप्ट, एंड टू एंड कंसेप्ट क्लियर है? कहीं पे डाउट है तो पूछो। क्लियर है सर। बाकी लोग? अजय? सर एक मेरे, जैसे मैं सोच रहा था ना, पिक्चर जैसे मेरे माइंड बन रही है, जैसे मैंने अपने जो टेबल हमारे पास जैसे डेटा सेट नहीं रहता था, तो जैसे हमारा एक में कोई ये रिव्यू का मैं मतलब टेबल है हमारी, तो उसमें जैसे हमें सेंटीमेंट देने हैं, तो उसमें पहला रिव्यू है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये पहले रिव्यू के अकॉर्डिंग फिर वो बनाता चला जाएगा ये टोकनाइज नहीं नहीं नहीं, पूरा पूरा पूरे के ऊपर बनाता जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैं एक तेल बेचता हूँ, राइट, उसका नाम है नवरत्न तेल। मेरी कंपनी नवरत्न तेल बनाती है, और अब यहाँ पे उसके रिव्यूज है कुछ नवरत्न तेल के, और ये सेंटिमेंट्स है यहाँ पे। अब ये पहला रिव्यू आ गया इसका कि इट इज नॉट आयुर्वेदिक तेल, आयुर्वेदिक ऑयल, इतना ही रिव्यू आ गया। इट इज नॉट आयुर्वेदिक ऑयल, सेंटिमेंट निगेटिव। अब उन्होंने तो आयुर्वेदिक क्लेम किया है, बट वो आयुर्वेदिक नहीं है। उसके बाद इट कंटेन्स कार्सिनोजेनिक टोनी रेड नाम का एक केमिकल होता है उसमें, उससे रेड कलर आता है, तो ये कार्सिनोजेनिक है, ये माइंस में पाया जाता है, तो ये भी घातक है, निगेटिव। और यहाँ पे अब आता है कि इट रिलीव्स हेडेक, ये आता है अब पॉजिटिव में। अब ये अगर आपको अब ट्रांसफॉर्म करना है फीचर्स को, तो अब कैसे तैयार होगा ये? इट इज नॉट राइट आयुर्वेदिक ऑयल, अब इट तो ऑलरेडी है, कंटेन्स कार्सिनोजेनिक टोनी, आगे 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 आगे, समझ में आया अभी? यस सर, ये डाउट था मुझे। हाँ, अब ये पहला फीचर क्या बनेगा? अब यहाँ पे एक है, एक 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 एक, 0 0 0 0 सारे अब 0 है तो 0, बट यहाँ पे राइट फिर से इट आ गया। नहीं, इट तो नहीं, इट तो एक ही बार आया है, राइट, तो बस उतना ही। अब दूसरे में क्या होगा? इट कंटेंट्स, तो एक यहाँ पे आ जाएगा, ये सारे 0 0 0 0 आ जाएंगे, कंटेंट्स एक आ जाएगा, कार्सिनोजेनिक टोनी रेड, ऐसे आएगा। अब शायद ये क्लियर है आपको? यस सर, ये क्लियर। चलो, और कुछ सवाल? और सर सब क्लियर है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम सेकंड कंसेप्ट के साथ। उसको बोलते हैं हम TF-IDF वेक्टराइजर। TF-IDF होता क्या है? अब हमें काउंट वेक्टराइजर का या फिर बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल का ड्रॉबैक पता है। ड्रॉबैक ये है कि अगर मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग वर्ड है तो उसको ज्यादा वेटेज असाइन करता है, हमारा मॉडल बायस्ड बनता है, उससे बायस्ड रिजल्ट देता है, और कभी कभी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स काम की नहीं होती, क्योंकि वो सब जगह पे, सब लाइंस में है या फिर सब रिकॉर्ड्स में है वो, तो कुछ काम की कभी कभी नहीं होती। तो आप क्या करोगे फिर? ये फॉर्मूला यूज करोगे, इसको बोलते हैं, इस फॉर्मूला को बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या है?
तो BOW मॉडल डज नॉट गिव गुड रिजल्ट्स सिंस इट हैज ड्रॉबैक। अब पहले तो थ्योरी समझ लेते हैं, उसके बाद उसका फॉर्मूला देखेंगे। Assumes that there is a particular word that is appearing in all document and it comes multiple times. Eventually it will have a higher frequency of occurrence and it will have a greater value that will cause a specific word to have more weightage in sentence. That's not good for our analysis. ये bias results देगा। The idea of a TF-IDF is to reflect the importance of word to its document or sentence by normalizing the word which occur frequently in the collection of documents. वे कैलकुलेट कैसे करते हैं, अब ये देखते हैं हम। TF-IDF टर्म फ्रीक्वेंसी, ये जो पहला वर्ड है इसका क्या मीनिंग है, तो ये है नंबर ऑफ टाइम्स अ टर्म अपीयर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। एक शब्द कितनी बार डॉक्यूमेंट में अपीयर हुआ है, वो सिंपल कैलकुलेट गिनता है, वो काउंट करता है। The term frequency is a measure how frequently or common word is in a given sentence. ये given sentence में, डॉक्यूमेंट मतलब ये सेंटेंस में, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में ये वर्ड कितनी बार आया है, डिवाइडेड बाय IDF। तो IDF क्या है यहाँ पे, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, द इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर हाउ रेयर वर्ड इज इन डॉक्यूमेंट। वर्ड लाइक द शो अप इन ऑल डॉक्यूमेंट्स बट rare word will not occur in all document of the corpus. If a word appears in almost every document means it's not significant for the classification. मतलब वही वर्ड एक सेंटेंस में कितनी बार आ रहा है और पूरे कॉर्पस में कितनी बार आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉर्पस। तो सब मतलब सब रिकॉर्ड में कितनी बार आ रहा है। अब ये सब रिकॉर्ड का मतलब क्या है, एक रिकॉर्ड में कितनी बार आ रहा है एक वर्ड, राइट। ये ईट है तो ये रिकॉर्ड में कितनी बार आया है, वर्सेस ये पूरे रिकॉर्ड में कितनी बार आया है। तीन बार आया है, 1/3, 1 2 3। तो ये 1 डिवाइडेड बाय, एक बार यहाँ पे आ गया, और पूरे इसमें कितनी बार आया, 3 बार आया। 1 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ, 0.33। तो ये कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है उसका वेटेज, ये बताओ। जितनी बार ज्यादा आएगा उतना उसका इसका वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, वैल्यू कम होगा। हाँ। तो इसको ये क्या करता है, अब मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरिंग वर्ड्स को पिनलाइज करता है। वो बोलता है कि अरे यार हर जगह भी आ रहा है तो ये काम का नहीं है। वर्सेस सिर्फ एक ही बार आया है, आयुर्वेदिक एक ही बार आया, तो 1 एक ही बार यहाँ पे आया, और यहाँ पूरे डॉक्यूमेंट्स में भी एक ही बार आया, तो इसका फिर ज्यादा वेटेज करेगा, 1 करेगा। दैट्स इट, यही डिफरेंस है बेसिक अकाउंट वेक्टराइजर और इसमें। टर्म फ्रीक्वेंसी मतलब एक सिंगल लाइन में कितनी बार आया वर्सेस पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरे कॉर्पस में कितनी बार आया। बट रियल टाइम में थोड़ा सा वो अलग फॉर्मूला लिखते हैं। अब ये तो हो गया थ्योरी फॉर्मूला हमारा, बट इम्प्लीमेंटेशन में वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। इफ अ वर्ड, बट हमें तो यही बोलना है जो हमने अभी थ्योरेटिकली बोला है, बस उतना सफिशिएंट है। अब एग्जैक्ट कैसे इम्प्लीमेंटेशन है, if a word appears in almost every document means it's not significant for the classification. IDF of the word is inverse document frequency, ये log निकालते हैं वो लोग। That's it। हमने सिर्फ n/n किया था, अब यहाँ पे वो log निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि वो छोटा नंबर आए, log निकालने के बाद टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स n, और n स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग अ टर्म वर्ड। ये ऐसे ही सिर्फ IDF कैलकुलेट करते हैं, TF-IDF का IDF। n/n क्या करते हैं वो लोग, n मतलब टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स कितने हैं आपके पास, वर्सेस नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग दैट वर्ड, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने, और उस पर्टिकुलर वर्ड में उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कितनी बार रिपीट हो गया है वो वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड। TF-IDF evaluates how relevant is a word to its sentence in a collection of sentence or documents. TF-IDF evaluates how relevant is a word to its sentence, same है यहाँ पे भी,
इम्प्लीमेंटिंग TF-IDF विथ पाइथन अब कैसे करोगे आप? मतलब IDF कैसे कैलकुलेट किया है? log n/n कैलकुलेट किया है और उसके ऊपर भी टर्म फ्रीक्वेंसी है, TF डिवाइडेड बाय log n/n, ऐसा है वो। ये सिर्फ IDF का फॉर्मूला है, यहाँ पे उन्होंने इंटरनली वो बनाया है। इम्प्लीमेंटिंग TF-IDF इन पाइथन, ठीक है, पाइथन में TF-IDF ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वेयर वी नीड टू कंप्यूट वर्ड काउंट्स, देन कंप्यूट IDF वैल्यूज एंड देन कंप्यूट TF-IDF स्कोर। अब जब ये करना पड़ता है तब आप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो, TF-IDF ट्रांसफॉर्मर, बट हम जनरली ये नहीं यूज करते, ये पहले यूज करते थे, बट आज हम यही यूज करते हैं, TF-IDF वेक्टराइजर, सब कुछ एक ही स्टेप में। यहाँ पे सिंपली काउंट, जैसे काउंट वेक्टराइजर इंपोर्ट किया, ये इसको भूल जाओ, ये कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना हमें, ये पहले होता था कभी ज़माने में, ये पहला इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने ऐसा दिया था, बाद में उन्होंने अपडेट किया और लाइब्रेरी, अब सिर्फ एक ही फंक्शन है आपके पास, TF-IDF वेक्टराइजर, काउंट वेक्टराइजर की जगह पे TF-IDF, दैट्स इट। अब ये इंटरनल कुछ अलग होगा इसका फॉर्मूला, बट ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन जो हमने अभी डिस्कस किया उस टाइप ही है। देखो यहाँ पे फ्यूचर इज लर्न, लव, NLP, द विल, और ये लॉग और वो सब कैलकुलेट करता है, तो ये देखो यहाँ पे नंबर जो आते हैं, अब लव का ज़्यादा वेटेज है क्योंकि लव एक ही बार आया है। ऐसा कुछ वर्ड है क्या कि जो 2-3 बार आया है? NLP कितनी बार आया है देखो, तो NLP का वेटेज भी देखो कम है, हर जगह NLP है, तीनों सेंटेंस, तो इसलिए उसने काफ़ी रिड्यूस किया। द भी सब जगह है, देखो यहाँ पे द का वेटेज भी काफ़ी रिड्यूस है, बट विल एक ही बार आया है शायद, लव एक ही बार आया है, इज, फ्यूचर एक बार आए हैं, तो इसका वेटेज ज़्यादा है। तो ऐसा वेट कैलकुलेट करते हैं हम TF-IDF में। राइट, इम्प्लीमेंटेशन क्लियर है अब इसका सबको? TF-IDF वेक्टराइजर, ये भी काफ़ी सिंपल है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है ये अप्रोच। सर क्लियर है। राइट, क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम वर्ड एम्बेडिंग की तरफ। वर्ड एम्बेडिंग, और मुझे ये भी पढ़ाना है आपको, ठीक है? हाँ? अभी थोड़ी सी एडवांस टेक्निक्स है, एक मिनट दे दो मुझे। अब यहाँ पे वर्ड एम्बेडिंग, वर्ड की एम्बेडिंग क्रिएट करना। अब ये जो कर रहे थे हम यहाँ पे, ये क्या है? ये एम्बेडिंग है। अब फीचर्स बोलेंगे या फिर एम्बेडिंग्स बोलेंगे? ये जो है वो एम्बेडिंग्स है, ये जो तैयार की है पूरी, राइट, इसको एम्बेडिंग्स बोलते हैं, वर्ड एम्बेडिंग या सिर्फ एम्बेडिंग। एम्बेडिंग में एम्बेडिंग के लिए कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो? अगर मैंने क्वेश्चन पूछा आपको तो आप कुछ नाम बताओगे, जैसे मैंने काउंट फैक्टराइजर यूज किया, TF-IDF किया, BERT किया, वर्ड टू वेक किया, ये एम्बेडिंग टेक्निक्स है। एम्बेडिंग के लिए ये अलग अलग मॉडल्स आते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन करने के लिए। उसके बाद आप नॉर्मल फिर जो भी ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स फिट करना चाहते हो वो करो। देखो अब यहाँ पे वर्ड एम्बेडिंग, वर्ड एम्बेडिंग में क्या होता है? इमेजिन आई हैव टू वर्ड्स, love and like. These two words have almost the same meaning, but according to TF-IDF and Bag-of-W models, these two have separate feature values. These two words will be treated completely different.
अब एक लव है, एक लाइक है शब्द, तो ट्रेडिशनल मेथड्स क्या करेगी, उन दोनों को अलग अलग डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ऑकरेंस के ऊपर डिपेंडेंट है दोनों मेथड्स। सिर्फ ITF IDF क्या कर रही है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड को पिनलाइज करती है, दैट्स इट। बट वो है तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड ही मेथड। जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा वेटेज, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम वेटेज उस वर्ड को, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस के ऊपर ये बेस्ड डिपेंडेंट है। इट डजंट टेक मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इनटू कंसिडरेशन। ये मीनिंग, शब्द की मीनिंग क्या है, सिमिलर है तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर उसको नंबर असाइन करो, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आई लाइक यू और आई लव यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिमिलर सिमिलर वर्ड्स से। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया है, एक प्री ट्रेंड मॉडल बनाया है। प्री ट्रेंड बोल रहा हूं मैं, तो वहां पे सारे शब्द ऑलरेडी है मौजूद और उसको एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। एक वर्ड अगर सिंगल वर्ड दे दिया ना आपने और उसकी एम्बेडिंग चेक की, अगर एक वर्ड भी सिंगल वर्ड दे दिया कैट, और उसकी एम्बेडिंग चेक की, तो आपको ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी एम्बेडिंग मिलेगी। अब अगर मैं यही काउंट फैक्टराइजर यूज करता तो सिर्फ एक एक नंबर मिलता है ऐसे करके, राइट। इवन मैं TF IDF यूज करता तो एक ही नंबर ऐसे ही मिलता, सेम मिलते यहाँ पे क्योंकि मैं सिर्फ एक ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक ही वर्ड है, एक ही ये है। बट यहाँ पे वर्ड टू वेक में या फिर ये एम्बेडिंग में, प्री ट्रेंड एम्बेडिंग में, ये सिंगल वर्ड पास करने के बाद भी एक मल्टीपल ऐसे कॉलम्स की, मल्टीपल फीचर्स की हमें एम्बेडिंग मिलती है। अब ये क्यों मिलती है, तो ये प्री ट्रेंड होता है। एक एक वर्ड की मीनिंग उन्होंने सेव की होती है ऑलरेडी। जैसे कि कैट है, कैट के कुछ डायमेंशन है यहाँ पे, लिविंग बीइंग, फिलाइन, ह्यूमन, जेंडर, रॉयल्टी, वर्ब, प्लूरल, ऐसे करके कुछ कॉलम्स है। अब कैट कहाँ पे बैठ रहा है फिट, तो कैट लिविंग बीइंग है क्या, वो है तो 0.6 ज्यादा वेटेज है। फिलाइन है 0.9 वेटेज है। ह्यूमन है, नहीं है, ह्यूमन नहीं है, कम वेटेज। जेंडर उसका है, कैट का जेंडर होता है तो थोड़ा हायर वेटेज। रॉयल्टी के मामले में बिल्कुल ही रॉयल नहीं होती कैट, माइनस में वेटेज। ये वर्ब है क्या, नहीं है शायद, 0.3 वेटेज। ऐसे करते करते मतलब हमें एक पूरी बड़ी सी एम्बेडिंग मिलती है। तो अगर एक नया शब्द आ गया, किटन या डॉग, अब डॉग अगर नया शब्द आ गया ऐसा मान के चलो, तो ये क्या करता है मॉडल, ये देखता है कि ये लिविंग बीइंग है क्या, 0.7 दे दो पहले फीचर के लिए वैल्यू। ये फीचर है, राइट, ये फीचर, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन एक ही वर्ड के लिए लिखा गया है। 0.7, राइट। फिलाइन है क्या, नहीं है। ह्यूमन है क्या, नहीं है। जेंडर है क्या उसका, रॉयल्टी, वर्ब, प्लूरल, जो भी उसकी एम्बेडिंग अब क्रिएट हो रही है, 7 डायमेंशंस के ऊपर हो रही है। अब ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल में वो अलग है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअल में 50, 100 ऐसा कुछ करके वो एम्बेडिंग्स आती है, एक एक वर्ड की, एक एक सिंगल वर्ड की भी। अब अगर ऐसी ऑलरेडी प्री ट्रेंड है मेरे पास, हाउसेस, कैट, किटन, डॉग, या फिर ऐसी कुछ एम्बेडिंग है, मैन, वुमन, किंग, क्वीन, या फिर सिर्फ मेरे पास है मैन और किंग, तो मेरे पास अगर नए 2 शब्द आ गए अब मेरे कॉर्पस में, यहाँ पे प्री ट्रेंड मॉडल यूज कर रहा हूं मैं, ऑलरेडी ट्रेनिंग दिया गया मॉडल, जिसको मैन पता है, किंग पता है। अब मैं उसको वुमन दे रहा हूँ और क्वीन दे रहा हूँ, या फिर उसको मैन पता है और क्वीन पता है और उसको मैं किंग और वुमन दे रहा हूँ, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि मैन की जो एम्बेडिंग है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है और वुमन का रिप्रेजेंटेशन वो सिमिलर सिमिलर होना चाहिए, या फिर वुमन और क्वीन का रिप्रेजेंटेशन सिमिलर सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर बोल रहा हूं मैं, सेम नहीं बोल रहा। यहाँ पे देखो, अब
काफी सिमिलर हो, यहाँ पे है। किंग और मैन का देखो 0.5, 0.6, 0.4, 0.2, 0.8, 0.7, 0.9, 0.8, सिमिलर है। तो एक ये ऑलरेडी उस उनके पास शब्द होते हैं, ऐसे सारे शब्द उनके पास है ऑलरेडी। जो हमारे नया डेटा जाता है वो सिर्फ उस वो देखता है कि किसके ये नजदीक है सबसे, और उसको रिप्रेजेंटेशन देता है, तो बड़ा सा एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है। कैट्स एंड किटन्स आर प्लेस्ड वेरी क्लोज सिंस दे आर रिलेटेड। कैट और किटन, अगर आपने वो देखा तो स्कोर काफी सिमिलर है। वर्ड एम्बेडिंग इज ट्रेंड ऑन मोर देन 6 बिलियन वर्ड्स यूजिंग शैलो न्यूरल नेटवर्क्स। अब ये न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल है। अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, उसके इसके बाद का टॉपिक वही है, वही पढ़ने वाले हैं हम। बट 6 बिलियन शब्द के ऊपर ये ऑलरेडी ट्रेन हो चुका मॉडल है, उसके पास ऑलरेडी शब्द का भंडार है। अब ये जब नया कॉर्पस अपन का जाता है उसमें, तब वो ऑटोमेटिकली ये मल्टी डायमेंशनल जो भी है आरए में तैयार कर देता है। सिमिलर शब्द ढूंढ के उसको सिमिलर मीनिंग भी दे देता है, वैल्यूज असाइन करता है। तो उसके भी काफी सारे हैं एल्गोरिदम, सीबौ है, स्किपग्राम है। तो हम ये वर्ड टू वेक पहले देखेंगे कि वर्ड टू वेक क्या है। वर्ड का कन्वर्जन वेक्टर में करना, वर्ड टू वेक, ये प्री ट्रेंड है। ये मॉडल क्या है, प्री ट्रेंड वर्ड वेक्टर फाइल है। अब इस फाइल में ये फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है हमें। अब पहले तो डाउनलोड करनी पड़ती थी, अब आप इम्प्लीमेंटेशन में देखो, जब मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा तब आपको TF-IDF भी यूज करना है, काउंट वेक्टराइजर भी यूज करके देखना है मॉडल फिट करके, और वर्ड टू वेक भी यूज करके आपको क्लासिफिकेशन का कोई भी एक एल्गोरिथम फिट करना है। आप देखोगे कि एक्यूरेसी कैसी चेंज हो रही है। बट यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। ये प्री ट्रेंड फाइल है, वो हमें कहीं पे तो डाउनलोड करनी पड़ती है। देखो यहाँ पे मैंने मेरे ड्राइव में डाउनलोड करके ये रख दी है। अब ये जो मैं फाइल यूज कर रहा हूँ 6 बिलियन रिकॉर्ड्स के ऊपर वो ट्रेन की गई फाइल है, और उसमें 50 डायमेंशंस है। अब 50, 100, 200, 300 डायमेंशंस में हम कर सकते हैं किसी भी एक वर्ड को कन्वर्ट। एक वर्ड को बोल रहा हूं मैं, पूरे कॉर्पस को तो देखो कितने डायमेंशन में वो करके दे देगा हमें। अब यहाँ पे ये फाइल आपने ओपन की, बस दैट्स इट। और ये ग्लो वेक्टर्स, ये जो ग्लो वेक्टर्स है, ये वेक्टराइजर। अब इसको तो इंपोर्ट वगैरह कुछ कहाँ से नहीं करना है ग्लो को। अभी अगर रिसेंट डेवलपमेंट कुछ हुई है तो एक बार देख लेंगे हम कि अगर उन्होंने लाइब्रेरी क्रिएट की है, ऐसी फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ है तो 1 मिनट में देख लेंगे। बट उससे पहले इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड करने के बाद सिर्फ आप क्या करोगे, ग्लो वेक्टर्स डॉट गेट यूज करोगे हाउस के ऊपर। सिर्फ एक शब्द में यूज कर रहा हूँ, बट आप डॉट गेट क्या करोगे, एक्स के ऊपर करोगे, जो आपका एक्स वेरिएबल है। तो एक शब्द के लिए यहाँ पे 50 डायमेंशंस में उसने आंसर दे दिया है। मतलब एक शब्द जो है, देखो ये रिप्रेजेंटेशन है उस शब्द का हाउस का। इसको हम फिर नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। तो वी डिवाइड द वेक्टर्स, मतलब ये वेक्टर को डिवाइड करते हैं बाय द नंबर ऑफ वर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस फॉर नॉर्मलाइजेशन पर्पस। तो नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं, बट जनरली नहीं करते हम रियल लाइफ में। ऐसे ही हम यूज करते हैं। वैसे भी इसने इंटरनली काफी छोटे छोटे नंबर्स दे दिए हैं, तो फिर से वो डिवाइड वगैरह नहीं करते हम। यहाँ पे लाइन ऐड की है मैंने, बट नहीं जरूरत हमें करने की। सीधा आप यूज करो ऐसे डॉट गेट एक्स। अब ये थियोरेटिकली बोलो आप
आपको समझ में आ गया ये, या फिर क्योंकि थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, राइट? अब ये यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेनिंग दी गई है सारे वर्ड्स के ऊपर जो भी अवेलेबल इनके पास है, 6 बिलियन वर्ड के ऊपर अराउंड। और हमें वो फिर 50, 100, 200 डायमेंशन में जितने भी आपको चाहिए, जितने बड़े डायमेंशन लोगे उतना वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा, बट उससे कॉम्पिटिशनली वो एक्सपेंसिव बनेगा टास्क, उतना ही है ड्रॉबैक उसका। अभी कैसे लेयर, उसका कैसे आर्किटेक्चर है वो यहाँ पे दिया गया है, बट जब तक आप डीप लर्निंग नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया है। जब डीप लर्निंग पता चलेगी आपको और वो ये कंसेप्ट रिविजिट करोगे तो सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा कि ये कैसे लेयर्स हम बना रहे हो, डेंस लेयर का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। बट आज भी आपको ये पता होनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम मशीन लर्निंग टेक्निक, सब डीप लर्निंग टेक्निक्स भी एटलीस्ट आपने वो याद रखना है। ये तो मशीन लर्निंग आपको पता चल गई होगी 100%। अब ये प्री ट्रेन डीप लर्निंग टेक्निक है, एटलीस्ट कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, बट बाकी जो उसको ये एग्जैक्ट वर्क कैसे करता है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, ये आज की बात नहीं है। अब ये इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स चले जाएंगे अपने ये समझने के लिए कि एग्जैक्ट आर्किटेक्चर है कैसा उसका, और ये कैसे ढूंढ के निकाल रहा है, क्योंकि उसके पीछे इस टाइप आर्किटेक्चर है। और ये एक दिन में नहीं कवर होगा, ये पूरा अपने को डीप लर्निंग कवर करना पड़ेगा, बट सिर्फ बेसिक्स समझो आज के लिए कि ये करता क्या है। उसने सारे वर्ड्स ऑलरेडी उसने ट्रेनिंग ली है, राइट? इस टाइप फीचर्स के ऊपर वो एक कैटेगरी बनाता है कि ये लिविंग बीइंग है क्या, कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया है उसका, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, इसको ऐसे ट्रेन किया है। तो कोई भी एक नया वर्ड आता है तो वो दिखता है कि ये लिविंग बीइंग है क्या, ये फेनाइन है क्या, ह्यूमन है क्या, ऐसा करते करते वो एक रिप्रेजेंटेशन दे देता है एक वर्ड को। और ये रियल लाइफ में एक वर्ड को रिप्रेजेंट वो 50 डायमेंशंस में करता है, या फिर 100, 200, 300 या अलग अलग फाइल्स आपको डाउनलोड करके वो यूज करनी पड़ेगी। मुझे लगता है इसका इम्प्लीमेंटेशन आ गया है, जेनसिम में है उसका इम्प्लीमेंटेशन। ये लाइब्रेरी है जेनसिम डॉट मॉडल्स में वर्ड टू वेक है। मतलब ये डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, फिर जो आपने फाइल का मेथड बताया तो नहीं, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो, बिल्डिंग द वर्ड टू वेक मॉडल यूजिंग जेनसिम जो है जेनसिम डॉट मॉडल्स डॉट वर्ड टू वेक डेटा के ऊपर फिट करो। सर जेनसिम किसका है ये? जेनसिम वाला कंपनी है? हाँ, जेनसिम एक अलग लाइब्रेरी है, जैसे हमने एसक्यूएल पढ़ी है,
वैसे ही जेनसिम है। Word2Vec, Jensen.models. अब सीबो क्या है यहाँ पे? Continuous bag of word, or another is called scapegram. Major difference between two methods is that SIBO is used to context to predict a target word, while scapegram is used to word to predict the target context. Context predict करने के लिए है और ये word predict करने के लिए है। जेनसिम को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। Implementation of word embedding using Word2Vec। यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग कैसे की है, देखो यहाँ पे कॉन्काटिनेट किया मेक और मॉडल में, मेक मॉडल, बट आपको एक ही कॉलम में करना है कन्वर्ट, जो मैंने पहले बोला था आपको। एक बार ये होने के बाद सिर्फ मॉडल इक्वल टू Word2Vec यूज करोगे तो उसमें साइज एक दोगे, राइट, द नंबर ऑफ डायमेंशंस ऑफ द एम्बेडिंग्स। द डिफॉल्ट अगर नहीं दिया साइज तो ये एम्बेडिंग्स कितना क्रिएट करके देगा, 100 करके देगा, हर एक सेंटेंस का 100 सिर्फ देगा वो एम्बेडिंग क्रिएट करके। विंडो क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टारगेट वर्ड एंड द वर्ड अराउंड द टारगेट वर्ड। ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए टारगेट वर्ड और इनके जो वर्ड है उसमें, उससे ज्यादा है तो मत लो। द डिफॉल्ट विंडो इज 5। तो मिनिमम काउंट वर्कर्स, द नंबर ऑफ पार्टीशंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड द डिफॉल्ट वर्कर इज 3। ये पार्टीशंस है, इंटरनल पार्टीशंस कितने करने हैं, क्योंकि एक ही बार में डेटा नहीं भेजते वो लोग, ज्यादा डेटा है तो टाइम लगता है, एक ही बार भेज दिया तो विंडो में भेजते हैं हम। मिनिमम काउंट क्या है? द मिनिमम काउंट ऑफ वर्ड टू कंसिडर व्हेन ट्रेनिंग द मॉडल, वर्ड विथ occurrences less than this will be ignored. The default minimum count is 5। तो एक अच्छा पैरामीटर है ये होने के बाद टोयोटा कैमरी को देखो यहाँ पे 50 डायमेंशंस में उसने कन्वर्ट करके दे दिया आपको, जितने आपने साइज बोला था। तो ये अब यहाँ पे फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्टली आप क्या करो, Word2Vec को इंपोर्ट करके जहाँ पे भी फिट करना है उस कॉलम का नाम दे दो, फिर ये वैल्यूज पास करो जितनी पता है, नहीं तो फिर जो डिफॉल्ट है वो रख दो। ये इंपॉर्टेंट क्या है? साइज है यहाँ पे। वर्कर से अगर काफ़ी हेवी डेटा है तो आपका, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क पड़ता है। विंडोज़ साइज भी अगर आप एडजस्ट कर रहे हो तो भी, तो स्मॉल डेटा के ऊपर हम काम करते हैं तो उतना वो हेल्पफुल नहीं होता है, क्योंकि वैसे भी 1-2 मिनट के अंदर फिट हो जाता है, बट लार्ज डेटा के ऊपर वो फिर वो पैरामीटर काम करेगा। और ये सिमिलैरिटी कंप्यूट करना है अब। तो देखो पोर्शे और निसान वैन में कितनी सिमिलैरिटी है, तो ये कैलकुलेट करके दे रहा है 0.82 है, क्योंकि दोनों गाड़ियां हैं। देखो यहाँ पे वो पता चलता है उसको। तो ये सिमिलैरिटी के लिए भी काम आता है। तो यहाँ पे मोस्ट सिमिलर भी आपने दे दिया है कि आपके ही आपस में इससे काफी सिमिलर गाड़ी कौन सी है, तो BMW M4 देखो इसके, और इसकी कोसाइन सिमिलैरिटी दे रहा है वो आगे जाके देखेंगे हम कोसाइन सिमिलैरिटी वगैरह क्या होती है, बट आज के लिए सिर्फ इतना सफिशिएंट है।
वर्ड टू वेक पता होना कि वर्ड टू वेक क्या है एग्जैक्ट। इनपुट इज टेक्स्ट कॉर्पस, आउटपुट इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स। अगर एक क्वेश्चन था सर, हमारा डेटा तो एक्स और वाई रहेगा और हम इसको एक्स देंगे सिर्फ, है ना? हाँ और हमारा एक माने एक सेट टेस्ट बन गया, एक रो हो गया, तो एक रो को लेके उस रो को 50 डायमेंशन में कन्वर्ट करके देगा उसकी वैल्यू। सही, करेक्ट है सर? राइट। अब यहाँ पे देखो, जो भी आप कर रहे हो ये प्रोसेसिंग जो भी मैं बता रहा हूँ वो एक्स के ऊपर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ डेटा है आपका, पहले भी लिया था राइट मैंने, ये टेबल कहाँ गया अपना टेबल, डिलीट कर दिया क्या? सर प्रीवियस में था भी, ठीक है। हाँ शायद मैंने वो क्लियर कर दिया। ये हाँ अब यहाँ पे देखो, ये है अपना अब टेबल, ये रिव्यूज है, ये सेंटिमेंट है। अब ये मेथड क्या कर रही है, वर्ड टू वेक भी इसी को रिप्रेजेंट कर रही है। इट इज नॉट आयुर्वेदिक ऑयल, अब इसको 50 डायमेंशंस में कन्वर्ट कर रही है। तो 0.04 0.16 ऐसे करके करके ये रिप्रेजेंटेशन बड़ा लंबा देगी आपको 50 वर्ड्स का एज ए एक्स वेरिएबल। पहला पहला रो होगा ये आपके लिए, और जो भी करस्पॉन्डिंग सेंटीमेंट है वो निगेटिव है, तो ये एक्स होगा आपका, राइट। और वाई तो सेंटीमेंट है, ये एक्स और वाई, इसी को हम देख रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर्स क्लियर फॉर्म। है, क्लियर है। एक बार ये नंबर फॉर्म में हो गया तो आप इसको मॉडल फिटिंग में दे दो, इसी को डिवाइड करो, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट में। अब इसको ट्रेनिंग में दे दो, इसको टेस्टिंग में दे दो। अब इसके ऊपर ट्रेन होगा डेटा। अब ये ट्रेन मतलब इसके नंबर, ये जो नंबर रिप्रेजेंटेशन है वो फाइनल टेबल होगा आपका। ये तो है ही, ये तो इसके बारे में तो आपको पता ही है। बट अब यहाँ पे कैसे नंबर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं वो मेथोडोलॉजी आप सीख रहे हैं, वो मेथड्स, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है। कहीं पे कुछ कम डायमेंशंस होगी, ज़्यादा होगी, प्री ट्रेन में कैसे होता है, एक्यूरेसी कैसे कहाँ पे अच्छी मिलेगी। तो आपको अब ये थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा कि काउंट वेक्टराइजर से थोड़ा सा एडवांस टीएफ आईडीएफ है। फिर टीएफ आईडीएफ का थोड़ा सा ड्रॉबैक था, तो फिर ये प्री ट्रेंड एम्बेडिंग्स आ गई, राइट। बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कभी काउंट वेक्टराइजर अच्छा परफॉर्म करता है और टीएफ आईडीएफ से। ये भी हमने देखा है प्रोडक्शन में। तो मैं ये आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको कम से कम 4 टेक्निक यूज करनी है, काउंट वेक्टराइजर रियल लाइफ में, टीएफ आईडीएफ, वर्ड टू वेक और बर्ट। ये बर्ट भी ऐसा ही प्री ट्रेन मॉडल है, ये जो है ऐसा ही है वो भी। सेम उसने भी एम्बेडिंग्स क्रिएट करके रख दी है ऑलरेडी। अब जब हम हमारे डेटा के ऊपर उसको फाइन ट्यून करते हैं, उसको रीट्रेन करते हैं, तब वो नई एम्बेडिंग्स तैयार करके देता है वर्ड टू वेक जैसी, बट वो गूगल का मॉडल है। ये वर्ड टू वेक अब ये जेनसिम वालों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और इससे पहले का पता नहीं था किसने किया था। हमारे पास वो फाइलें थी सिर्फ जो हम यहाँ पे यूज करते थे। सॉरी कहाँ गए, ये वाली ग्लो एम्बेडिंग्स, शायद ग्लो एम्बेडिंग्स भी गूगल वालों ने क्रिएट किए हो, देख लेना किसने की है। चलो अब ये छोटा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम। अब यहाँ पे एयरलाइंस का डेटा, एयरलाइंस का ट्वीट का डेटा, तो काफी सारे ट्वीट्स है, बट हमारे काम का एक कॉलम है यहाँ पे टेक्स्ट नाम का, जो ट्वीट है एग्जैक्ट। ट्वीट लोकेशन वगैरह 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 कुछ काम का है नहीं। और ये सेंटिमेंट एक काम का, एयरलाइन सेंटिमेंट पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, निगेटिव है, कौन सा है एग्जैक्ट, वो एक काम का है। तो हमने 2 ही कॉलम ले लिए, टेक्स्ट और सेंटिमेंट काम के। एक्स को
एक्स डिक्लेयर किया हमने, वाई डिक्लेयर किया। एक्स क्या है? टेक्स्ट है। वाई क्या है? सेंटिमेंट है। अब जो भी करना है टेक्स्ट के ऊपर करना है। तो ट्रेनिंग टेस्टिंग पहले से अलग की आप मत करो, क्योंकि फिर से वो सेम करना पड़ेगा। स्टॉप वर्ड्स रिमूव आपको ट्रेनिंग पे भी टेस्टिंग पे भी करना पड़ेगा। तो आप एक्स के ऊपर सब कुछ करो पहले तो, और उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान उसको स्प्लिट करो। पहले ही स्प्लिट मत करो। तो इन्होंने यहाँ पे पहले ही स्प्लिट किया है। अब ये यहाँ पे स्प्लिट किया है तो फिर ये प्रोसेस टॉप वर्ड डाउनलोड करने की और बाद में रिमूव करने की। फिर टोकनाइजर, फिर स्टेमिंग, फिर काउंट वेक्टराइजर यहाँ पे यूज किया है। ये काउंट वेक्टराइजर। उसके बाद ये पूरी प्रोसेस हो गई अपने की, मतलब ये पूरी प्रोसेस करने के बाद, टोकन जनरेट करने के बाद, अब हमने क्या किया है? के फोल्ड यूज किया है, स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड। स्ट्रैटिफाइड क्यों किया है? कोई बता सकता है इसका आंसर? हर एक यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्या? हाँ, आप नजदीक हो आंसर के। ये सर अपने सिमिलर मेथड को वो करेगा। अब मैं बताता हूँ कि क्लासिफिकेशन टास्क में हम स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड यूज करते हैं, राइट? और रिग्रेशन टास्क में के फोल्ड यूज करते हैं। तो स्ट्रैटिफाइड, स्ट्राटा मतलब क्या? सर सिमिलर का वो बनाते हैं हम लोग ग्रुप। स्ट्रैटिफाइड का देखो, अब जनरली के फोल्ड में क्या करते हैं हम? एक्स डेटा है अपने का, अपने पास एक्स डेटा है। के फोल्ड में क्या हो रहा है? अब के फोल्ड में ये पहला, ये हिस्सा जो जा रहा है वो जा रहा है वैलिडेशन सेट में, राइट? और ये अब अगर पूरे रिकॉर्ड्स मेरे निगेटिव के हैं, ज्यादातर रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड्स पॉजिटिव और न्यूट्रल के हैं, तो ये तो काम नहीं करेगा। वैलिडेशन के ऊपर तो एक्यूरेसी तो 0 आने वाली है। तो ये रैंडम लेके चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब यहाँ पे स्ट्रैटिफाई करना पड़ेगा अपने को। स्ट्रैटिफाई मतलब सेम रिप्रेजेंटेशन सब क्लासेस का। तो ये स्ट्रैटिफाई मतलब यहाँ पे, अब यहाँ पे 33% पॉजिटिव है, 33% रिकॉर्ड्स निगेटिव है, और 33% रिकॉर्ड्स न्यूट्रल है। तो इस वाले सेट में भी 33% डेटा पॉजिटिव का होगा। इसको स्ट्राटा बोलते हैं, राइट? स्ट्राटा मतलब जो भी आपके पास 3 क्लासेस है, 3 क्लासेस का सेम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, स्ट्राटा। यहाँ से यहाँ ये वाला उठाओ, इस क्लास से भी ये छोटा डेटा उठाओ, और इससे भी ये डेटा उठाओ। रैंडम मत उठाओ, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सेम है। ये सिर्फ 1000 के लिए है, ये हो सकता है 100 के लिए है, बट रिप्रेजेंटेशन सेम है। 1000 के लिए 333 रिकॉर्ड्स जाएंगे, और 100 के लिए 33 रिकॉर्ड जाएंगे, बट उनका रिप्रेजेंटेशन सेम है। वो स्ट्राटा लिया है हमने क्लासिफिकेशन टास्क के लिए। पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल सेम रिकॉर्ड, सिमिलर मतलब सेम रिप्रेजेंटेशन। हर एक क्लास के लिए हर एक क्लास का रिप्रेजेंटेशन सेम है, राइट? अब क्लासिफिकेशन टास्क है तो हम स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड यूज करते हैं। नॉर्मल रिग्रेशन टास्क है तो आप सिर्फ के फोल्ड यूज करते हो। स्ट्राटा करने की जरूरत नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे तो क्लास होते नहीं है। तो नंबर ऑफ, फिर बाद में स्प्लिट्स दे दो, शफल दे दो, रैंडम दे दो, और फिर यहाँ पे पाइपलाइन बनाई है तो आप नॉर्मल एल्गोरिथम फिट करो। बाकी पूरी प्रोसेस सेम है, राइट? पर ये टेक्स्ट और सेंटिमेंट फीचर एक्सट्रैक्ट कर दिया आपने, तो बाकी सारी बची काउंट वेक्टराइजर से आप क्या कर रहे हो? फीचर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसमें से। वेक्टर काउंट वेक्टराइजर, एनालाइजर वर्ड है, एनग्राम है,
राइट। तो लोअर केस ट्रू है, लोअर केस सेपरेट करने की भी जरूरत नहीं है, काउंट वेक्टराइजर ऑटोमेटिकली करेगा। और स्टॉप वर्ड्स भी ये करने की जरूरत नहीं है, स्टॉप वर्ड से अलग रिमूव करने की जरूरत नहीं है, काउंट वेक्टराइजर वो भी कर रहा है आजकल, देखो यार वो भी उसने कर दिया है। सिर्फ टेमिंग करनी है आपको अलग से, टोकनाइजेशन करना है अलग से। बाकी अगर काउंट वेक्टराइजर, बट आप हम सिर्फ काउंट वेक्टराइजर नहीं यूज करते, राइट। इसलिए पूरी प्री प्रोसेसिंग पहले से ही करके रखते हैं, क्योंकि हम 3-4 प्रकार के वेक्टराइजर यूज करेंगे, TF IDF, वर्ड टू वेक, बर्ट। और वर्ड टू वेक बर्ट में तो शायद ये नहीं होता है स्टॉप वर्ड्स रिमूवल, और वो सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं होती, वो पहले से ही करोगे। उसके बाद सिर्फ वेक्टराइजर यूज करना है आपको, फिट करना है। वेक्टराइजर यहाँ पे यूज किया मेक पाइपलाइन में, वो फिट किया है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग इम्प्लीमेंटेशन है, आप नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो। नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन हम देख लेते हैं मेरे रेपो में। अगर यहाँ पे देखो, ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। तो ओरिजिनल ट्वीट है अपने पास, सेंटिमेंट है। अब ये ट्वीट है, सेंटिमेंट है, तो हमने शेप साइज वो सारा सब कुछ EDA कर दिया है, राइट। ये प्रॉपर स्टेप्स है यहाँ पे। एक्सट्रीमली पॉजिटिव से स्टेटमेंट्स कौन से है वो एनालाइज किए, निगेटिव कौन से है, क्या क्या कैसे कैसे डिफरेंस है उसमें, कौन से यूनिक वैल्यूज है, यूनिक कॉलम्स है कितने उसमें, ये सब कुछ EDA किया है। अब EDA में मैं नहीं जाऊँगा, आपको पता है EDA कैसे करना है। अब डेटा प्रोसेसिंग की पहली प्रोसीजर क्या है, रिमूव @यूजर। तो ये फंक्शन क्रिएट किया, और DF ऑफ ट्वीट में क्या किया आपने, एक रिमूव पैटर्न बोल के इस पैटर्न को रिमूव किया है, ये वाला पैटर्न जो सारे पंक्चुएशंस को रिमूव कर देगा, ये वाले @यूजर्स को। तो ये ओरिजिनल ट्वीट है, और ये जो नई DF ऑफ ट्वीट बनाया है, वैसे तो ओरिजिनल को ही रिप्लेस कर देते हैं हम, ऐसा नया कॉलम नहीं बनाते, बट आपको ये समझाने के लिए देखो यहाँ पे ट्वीट और ओरिजिनल ट्वीट वर्सेस ट्वीट, तो ये @ वगैरह सब कुछ हटा दिया उसने। पैटर्न हटने के बाद HTTP URLs कुछ है तो वो भी हटा दो। तो यहाँ पे HTTP वगैरह है, देखो यहाँ पे तो पूरी वही थी, तो ये तो कॉलम एम्प्टी बन गया, तो उसको फिर बाद में ड्रॉप करना पड़ेगा। पंक्चुएशन रिमूवल, तो ट्वीट में ही क्या किया हमने, पंक्चुएशन जो भी है वो रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया, तो पंक्चुएशन भी हट गया, क्लीन डेटा हो रहा है, देखो। फिर रिमूविंग शॉर्ट वर्ड्स या स्टॉप वर्ड्स रिमूव करो। शॉर्ट वर्ड्स रिमूव करने की जरूरत नहीं है वैसे, बट आप क्या करो, स्टॉप वर्ड्स रिमूव करो। शॉर्ट वर्ड्स मतलब 2 से कम है, 2 की लेंथ कम है, एम, इज, आई, वो हट जाएंगे इससे। फिर उसके बाद टोकनाइज करो वर्ड, स्प्लिट करो। टोकनाइज मतलब कुछ नहीं, स्प्लिटिंग हो रही है वर्ड की, वैसे भी वो स्प्लिट ही होता है, क्या ही होता है, स्प्लिट तो होता ही है वैसे भी है, स्पेस यूज करके। तो ये स्प्लिटिंग हो रही है। उसके बाद स्टेमिंग,
ये पूरा होने के बाद आप फिर से ईडीए करो, देखो वर्ड क्लाउड वगैरह यूज करके कि कौन कौन से वर्ड ज्यादा आ रहे हैं। कोरोना वायरस है, वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव में क्या है, एक्सट्रीमली निगेटिव में कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं, इस वाले सेंटिमेंट में कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं पॉजिटिव में, एक्सट्रीमली निगेटिव में कौन कौन से ऐसे वर्ड है कि जो रिपीट हो रहे हैं। ये वाला ईडीए करो। और फिर से डेटा क्लीन होने के बाद, ईडीए करने के बाद, अब हम फीचर एक्सट्रैक्शन करेंगे। ये फिर से ईडीए कर रहे हैं हम कि कौन कौन से हैशटैग्स थे। तो बाद में ये एक्सट्रैक्ट, अब ये सब कुछ डेटा क्लीन करने के बाद हमारे पास दो नए कॉलम आ गए। सिर्फ यहाँ पे दो ही कॉलम आते हैं, एक ट्वीट होता है और दूसरा सेंटिमेंट होता है। तो ट्वीट और सेंटिमेंट जो जहाँ पे नल वैल्यूज हो ड्रॉप कर दो पहले। तो करने के बाद स्टॉप वर्ड्स रिमूव करो। स्टॉप वर्ड्स रिमूव किया, अपने पास एक नया अब डेटा आ गया, डेटा सेट आ गया। अब ये डेटा को क्या करो, यहाँ पे स्प्लिट किया है। स्प्लिट करने के बाद काउंट वेक्टराइजर यूज किया है, एक स्ट्रेंथ के ऊपर, एक वैलिड के ऊपर, या फिर टेस्ट के ऊपर बोल सकते हो आप। फिर ट्रांसफॉर्म वर्सेस ट्रांसफॉर्म ये किया कर दिया। उसके बाद वाई ट्रेन और वाई वैलिडेशन के ऊपर, सॉरी यहाँ पे तो कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज लेनी पड़ेगी उसकी। ट्रेन डॉट सेंटिमेंट, ट्रेन वैलिड डॉट सेंटिमेंट। अब ये तो आपका एक्स और वाई तैयार हो गया वेक्टराइज करके डेटा। राइट, उसके बाद डायरेक्टली नेओ बायस, मल्टीनोमियल नेओ बायस क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम कहाँ फिट करोगे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर, और प्रेडिक्ट करोगे एक्स वैलिडेशन के ऊपर। एक्स वैलिडेशन के ऊपर करो या एक्स टेस्ट नाम दे दो इसको, जो आपको पता है बस। तो उसका फिर ये पूरा मैट्रिक्स आता है, राइट, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट वाला मैट्रिक्स, वो आप यूज करके देख लो। बाकी भी सारे एल्गोरिदम से वो चेक कर लो। स्टोकास्टिक ग्रेडियंट है, रैंडम फॉरेस्ट है, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, कैड बूस्ट। कैटेगरिकल बूस्टिंग के लिए मॉडल डाउनलोड करना पड़ता है। देखोगे तो कैड बूस्ट की एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो ये भी अलग अलग, अब यहाँ पे जो मॉडल से अब नीचे बनाए हमने, वो कुछ सेंटिमेंट्स एक करके बनाए हैं। जैसे एक्सट्रीमली पॉजिटिव और पॉजिटिव को सिर्फ पॉजिटिव नाम दे दिया हमने। फिर एक्सट्रीमली निगेटिव और निगेटिव को एक ही कैटेगरी में चेंज किया, सिर्फ निगेटिव कैटेगरी में, और न्यूट्रल न्यूट्रल रख दिया। तो ऐसा करने के बाद फिर से देखो कि एक्यूरेसी कैसे बढ़ रही है। तो बढ़ेगी एक्यूरेसी ऑब्वियस है। 0.8 है, फिर होगी शायद 0.6 है तो 0.8 तक बढ़ेगी वो। देखो 0.77। तो सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव में किया गया है, बट आप जब करोगे तो पॉजिटिव, न्यूट्रल, निगेटिव थोड़ा सा इंट्यूटिव लगे, लॉजिकल लगे, वैसा इम्प्लीमेंटेशन करना है। देखो एक्यूरेसी बढ़ गई, अब 86 हो गई। राइट, अब ये है उसका इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें कुछ डाउट है क्या इम्प्लीमेंटेशन में, ये बताओ। और अगर डाउट आते भी है, अभी नहीं है, डाउट आ रहे हैं प्रोजेक्ट करते वक्त, जब कर रहे हो तभी कॉल करना, मुझे कनेक्ट करना, वो डाउट मैं वहीं पे रिजॉल्व कर दूंगा आपका। वैसे तो शायद क्लियर है सब कुछ, बट अगर इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कुछ आता भी है डाउट तो हम कनेक्ट कर लेंगे, उसी वक्त क्लियर कर लेना। ठीक है, फिर ओके सर। सब क्लियर है? हाँ यस सर, क्लियर। गुड। यस सर। मैं आर्टिकल एक भेजता हूँ, आप वो आर्टिकल पढ़ लेना।
अच्छा नहीं है क्या वेज चला? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, कल बोले थे वो। हम्म। इसमें अलग इम्प्लीमेंटेशन है। जब हम रिसर्च, अब कोई भी एक प्रोजेक्ट मिलने के बाद ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमने जो पढ़ा है वही इम्प्लीमेंट करेंगे। उस समय जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो, उस समय ऐसा होता है कि कुछ एडवांस लाइब्रेरी आ गई मार्केट में, कुछ एडवांस कोड आ गया, अलग अलग अप्रोचेस आ गए। टीचर ने सिर्फ एक ही अप्रोच सिखाया था, बट मार्केट में तो 10 अप्रोचेस है अलग अलग। तो उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्ट बेस्ड डिमांड या फिर डिमांड बेस्ड लर्निंग अप्रोच। तो जब डिमांड आती है तब हम रिसर्च करते हैं। वैसे बेसिक पता होता है कि कैसे कैसे करना है, बट जब आता है डिमांड कोई तो उसके ऊपर फिर थोड़ा सा रिसर्च करके एकदम जो भी एडवांस चीजें आ गई है उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, राइट। तो वैसे ही एक आर्टिकल मैंने भेजा है आपको, चेक करो, वो भी इम्प्लीमेंट कर दो। मैं आपको डेटा और ये कुछ देर बाद दे दूंगा, डेटा और प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोनों। सिंगल लेवल क्लासिफिकेशन होगा, उसको पहले इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद मल्टी लेवल में दे दूंगा थर्सडे को, फिर उसको संडे तक कंप्लीट करो। वैसे अगर एटलीस्ट 2 आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर काम किया तो फिर बाद में 1-2 और प्रोजेक्ट लगाएंगे आपके रिज्यूमे के ऊपर, सिमिलर जो कि आप 2-3 दिन में कर सकते हो, या फिर कहीं से पढ़ के भी आप सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हो उसको इंटरव्यूअर को। चलिए फिर मिलते हैं थर्सडे रात को 10 बजे। और फिर वहाँ पे थर्सडे को लेक्चर होगा, बुधवार को प्रॉपर लेक्चर होगा, तो एब्सेंट मत रहना। चलिए फिर, थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। कैसे? The meeting has ended. Thank you for joining. Goodbye.